अभी मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था कि मेरे माँ बाप इस दुनिया से चल बसे। मैं अपने काका काकी के घर रहने लगी, लेकिन काकी ने अपने सर का बोझ उतारने के लिए मेरी शादी एक शराबी से करवा दी। मेरे पति ने अपने नशे की खातिर मुझे एक कोठे पर बेच दिया। वहाँ मेरी इज्जत सुरक्षित नहीं थी। मैं पल पल मरती थी। वहाँ मुझे एक औरत मिली जिसने मुझे एक सफ़ेद चादर दी और कहने लगी, रोज रात को ये चादर ओढ़कर बैठ जाया करो, कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। अब मैं रोज सफ़ेद चादर ओढ़ने लगी और मुझे कोई भी मर्द हाथ नहीं लगा पाता। लेकिन एक दिन मैं वो चादर लेना भूल गई। उसके बाद मेरी जिंदगी में तो एक तूफान आ गया, क्योंकि मेरे कमरे में एक साथ 13 मर्द। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। मुझे कभी कभी लगता कि इस परेशानी से छुटकारा सिर्फ मौत के बाद ही मिलेगा, मगर ऐसा नहीं था। धीरे धीरे करके मेरी जिंदगी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी। मेरा नाम काजल है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, पर उस गरीबी में उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं उनके साथ बहुत खुश थी। मेरे पापा छोटी मोटी नौकरी करके हम सबका पेट पालते थे। मेरे पापा के सिर्फ एक ही भाई था और उनकी हालत हमसे बहुत बेहतर थी। मेरे काका ने एक दो बार मेरे पापा की मदद करने की कोशिश भी की, मगर मेरे पापा इतने खुददार थे कि भाई से मदद लेना नहीं चाहते थे। ये बात पापा ने मुझे भी सिखाई थी। मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलती थी, जिससे थोड़े बहुत पैसे आ जाते थे। मैं भी अपने माँ बाप के बारे में बहुत सोचती। उनकी गरीबी देखकर मैंने पढ़ने से मना कर दिया, पर फिर भी मेरे पापा ने ज़बरदस्ती मेरा दाखिला एक कॉलेज में करवाया। उन्होंने कहा, ये मेरी परेशानी है, तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करो। अपने पापा की बातें सुनकर मैं बहुत खुश हो जाया करती थी कि इतनी परेशानी के बाद भी वो मुझे पढ़ा रहे हैं। पर मुझे नहीं पता था कि ये खुशी एक दिन वीरानी में बदल जाएगी और मैं अपने माँ बाप को कभी नहीं देख पाऊंगी। एक दिन कॉलेज से घर आई तो मैंने देखा मेरे माँ बाप की लाश मेरे घर के दरवाजे पर पड़ी थी। लोगों ने बताया कि मेरे माँ और पापा मोटरसाइकिल से बाजार गए थे, लेकिन उन्हें एक ट्रक ने टक्कर मार दी। ये खबर सुनते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा और मैं वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई। और जब आँख खुली तो छत के नीचे थी। हाँ, छत, क्योंकि मेरे घर में छत नहीं थी और जो दीवार थी वो भी टूटी फूटी ढही हुई थी। वो छत मेरे काका के घर की थी। काका काकी ना चाहते हुए भी मुझे अपने साथ लेकर आए थे। पहले दिन तो काका ने मुझे खूब दिलासा दिया और उसके अलावा वो कर भी क्या सकते थे। पर चाची का रवैया मेरे प्रति सख्त था। उन्हें देखकर लगा कि उनका बस चले तो वो मुझे अभी के अभी घर से निकाल दे, पर काका की वजह से मुझे झेलना उनकी मजबूरी थी। काकी का एक बेटा और एक बेटी थी। काकी अपने दोनों बच्चों को मुझसे बात करने नहीं देती थी। कुछ दिन के बाद उन्होंने मेरा बिस्तर एक स्टोर रूम में लगवा दिया। काका मेरा थोड़ा बहुत ख्याल रखते थे, जो काकी को बहुत खलता था। मेरे दिन कुछ यूं ही गुजर रहे थे। काकी मुझे भरपेट खाना भी नहीं देती थी। धीरे धीरे करके मुझे कम खाने की आदत पड़ गई थी। मुझे यहाँ आए हुए धीरे धीरे करके 2 महीने गुजर गए थे, पर ये 2 महीने मेरी पूरी उम्र पर भारी पड़ गए थे। इन 2 महीनों में इतनी बड़ी हो गई थी कि लोगों के इशारे और रवैये को अच्छी तरीके से समझने लगी थी। मैं अब इस जिल्लत भरी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। एक दिन काका शाम को जब घर आए तो मैंने उनसे पढ़ने की बात कही। मेरी बात पर उन्होंने मुझे तुरंत पढ़ने की इजाज़त दे दी। ये सुनकर मैंने काकी की तरफ देखा तो उनके चेहरे की रंगत उड़ गई थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं आगे पढ़ाई करूं, पर काका के फैसले के आगे वो कुछ नहीं बोल पाई। काका के इस फैसले को सुनकर मैं बहुत खुश हुई और स्टोर रूम में आ गई। मुझे लगा जिंदगी अब थोड़ी सरल हो जाएगी, दिन का आधा वक्त सुकून से गुजरेगा। पर ये मेरी गलत फहमी थी। सुकून तो किस्मत में लिखा ही नहीं था। अगले रोज काका जब काम पर गए तो वापस नहीं आए। कुछ देर बाद जब आए तो बेजान वजूद के साथ। काम करते करते काका के सीने में अचानक से तकलीफ हुई थी। डॉक्टर के पास ले जाने से पहले ही वो भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गए। एक वो ही तो सहारा थे, लेकिन अब वो भी मुझे छोड़कर चले गए। काकी तो इन सब का जिम्मेदार मुझे ही मानने लगी। वो मुझे मनहूस होने का ताना देने लगी। उन्होंने रोते हुए कहा कि पहले मैं अपने माँ बाप को खा गई और अब अपना मनहूस साया जब से उनके घर लाई हूँ तो मुसीबतों ने उनके घर की राह देख ली है। काका
अच्छे भले होकर अचानक इस दुनिया से चले गए। काकी ने काका के अंतिम संस्कार तक मुश्किल से मुझे बर्दाश्त किया। उसके बाद उन्होंने मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद मेरे लिए एक रिश्ता मिल गया तो काकी ने आंखें बंद करके मेरी शादी उस शख्स के साथ करवा दी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि वो शख्स एक शराबी है और मुझसे दुगनी उम्र का है, मगर उन्होंने एक बोझ की तरह मुझे उतार फेंका। शादी के बाद मेरी विदाई 2 दिन बाद थी, पर मेरा पति मुझे विदा कराने नहीं आया। अब मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया। मैं ना इधर की थी और ना ही उधर की। पहले जो बात सिर्फ तानों तक थी, अब मारपीट तक पहुंच गई थी। काकी मुझे मारते हुए कहती, इस मनोज की किस्मत इतनी खराब है कि इसका पति इसे लेने तक नहीं आया। मैं मजबूर होकर सब कुछ झेल रही थी क्योंकि जिंदगी मुझ पर तंग हो चुकी थी। काकी की जाति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। मेरी शादी को 1 महीना गुजर गया, पर मेरा पति मुझे लेने तक नहीं आया। मैं भी अब काकी के तानों से थक चुकी थी। न जिंदगी खत्म हो रही थी और ना ही साथ में मैं। यहाँ से निकलने की कोशिश करती तो कोई ना कोई परेशानी आकर मुझे दबोच लेती। एक दिन मैं सुबह उठकर नाश्ता बना रही थी, तभी गर्म तेल मेरे हाथ पर गिर गया। दर्द की वजह से इतना तड़प रही थी कि तेल का पूरा डब्बा ही पलट गया। मुझे अपने दर्द से ज्यादा तेल की फिक्र होने लगी कि काकी को पता चलेगा तो आज तो मेरी खैर नहीं। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि तभी काकी किचन में आई और ये सब देखकर उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे इतना मारा कि रात को मैं दर्द से तड़पकर बेहोश हो गई और पूरी रात पड़ी रही। कोई मुझे पूछने तक नहीं आया। लेकिन अगली सुबह एक नई कयामत मेरे लिए तैयार बैठी थी। मेरे कानों में सुनाई दिया कि मेरा पति वापस आ गया है और मुझे साथ में ले जाना चाहता है। काकी ने मुझे देखते ही अपना सामान बांधने का हुक्म दिया। मैं अपने दुपट्टे में 2-4 सूट बांधकर बाहर निकली तो मेरी काकी की ऊंची आवाज मेरे कानों में सुनाई दे रही थी। वो मेरे पति से कह रही थी कि शादी के बाद तुमने इतने दिनों तक अपनी पत्नी को मेरे पास क्यों छोड़ा? मैंने शादी क्या इसी दिन के लिए की थी कि तुम उसे यहाँ पर छोड़ दो? उसे यहाँ से ले जाओ और आइंदा तुम दोनों अपनी शक्ल मत दिखाना। उसके आगे मेरे पति ने क्या कहा मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। तभी मेरी काकी आई और मुझसे कहने लगी, क्या हुआ महारानी, अभी तक तैयार नहीं हुई? चलो, तुम्हारा पति तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने पति को देखकर मुझे एक उम्मीद जागी कि चाहे कुछ भी हो, यहाँ तो मेरी जिंदगी कुछ तो बेहतर होगी, क्योंकि वो चाहे जैसे भी है मेरा पति है। हर मोड़ पर वो मेरा साथ देंगे। मैं इसी सोच विचार के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के साथ उनके साथ निकल पड़ी। 2-3 गाड़ी बदलने के बाद हम एक तंग गली में पहुंच गए। उस गली में मुझे बहुत अजीब लग रहा था, बल्कि कड़हत आ रही थी। वहाँ औरतें ही औरतें थीं और आदमी बहुत कम थे। मेरा पति मेरा हाथ थामे तेज तेज कदम बढ़ाते हुए चला जा रहा था। मैं बस सर झुकाए उसके साथ कदम से कदम मिलाती जा रही थी। मेरा पति एक टूटे फूटे बड़े से घर के सामने जाकर रुका। मैं अभी नजर उठाकर वहां के नज़ारे देखने ही वाली थी कि तभी मेरे पति ने मेरा हाथ खींचकर उस घर के अंदर ले गया। अंदर का नज़ारा बहुत ही अजीब था। वहां सिर्फ औरतें ही औरतें थीं, मर्द तो बहुत कम थे, बिल्कुल निर्लज्ज औरतें। उनके पहनने का ढंग भी अजीब था और वो मेरे पति को बार बार अपनी तरफ खींचकर बुरे इशारे कर रही थी। ये सब देखकर मुझे बहुत शर्म आ रही थी और किसी मासूम बच्चे की तरह मैंने अपने दुपट्टे को मजबूती के साथ पकड़ रखा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी कोई आएगा और इन्हीं औरतों की तरह मेरे दुपट्टे को खींचकर ले जाएगा। मैं उस वक्त नहीं जानती थी कि आने वाला कल मुझे भी यही सब झेलना पड़ेगा। मैं सर झुकाए चलती जा रही थी। तभी एक कमरे में जाकर हमारे कदम रुक गए। मैंने सर उठाकर देखा तो सामने एक बड़ी उम्र की औरत बेतहाशा बन सवर कर तख्त पर बैठी हुई थी। उसके इर्द गिर्द भी मेकअप की हुई लड़कियां घूम फिर रही थी। अगले कुछ क्षणों में मुझे भी उस औरत के हवाले कर दिया गया। मेरे पति ने एक बार भी मुझे अपने घर की जीनत बनाने के नहीं सोचा, बल्कि काकी से भी बढ़कर अक्लमंदी का सबूत दिया और मुझे इस कोठे पर बेच दिया। कोठा ये लफ्ज मैंने जिंदगी में पहली बार सुना था और जब कोठे के बारे में मुझे पता चला तो मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं एक इंसान से खिलौना बना दी गई थी, खेलने वाला खिलौना। सबसे पहले मुझसे कुछ चीज छीनी गई थी तो वो मेरा दुपट्टा ही था। मेरा कोई अपना नहीं था, एक इंसान के हवाले कर दी गई, पर उसने भी मुझे खिलौना समझकर चंद पैसों में बेच दिया। अब मैं जान चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए,
मुझे हर हाल में यही रहना है। यहाँ खाने पीने और रहने की परेशानी नहीं थी, कपड़े भी अच्छे अच्छे मिल रहे थे। फर्क बस इतना था कि वहाँ इज्जत का मसला नहीं था और यहाँ इज्जत ही मसला था। मेरे रोने पीटने से किसी भी चीज को नहीं देखा गया और मुझे सबसे पहले यहाँ रहने और बात करने के तरीके सिखाए गए, उठना बैठना, अदाएं और ना जाने क्या क्या। मगर मैं हर बात इनकार कर देती थी तो मुझे एक लोहे के सरिये से पीटा जाता था और कोड़े भी लगाए जाते थे। यहाँ की औरतें मुझे समझा समझा कर थक चुकी थी, मगर मैं सारा दिन भूखी प्यासी एक कमरे में बंद रहती, मगर इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहती थी। मैं समझ चुकी थी कि जिंदगी आसान तो कहीं पर भी नहीं है, तो क्यों ना ऐसे इसे ही खत्म कर दिया जाए। ना मैं रहूंगी और ना ही मेरे साथ जुड़ी परेशानियां। मेरे बार बार इनकार करने पर उस बड़ी उम्र की औरत ने मेरी शिकायत करने के लिए मेरे पति को वापस बुलवा लिया और जितना उसे बुरा भला कह सकती थी कहा। और मेरी सारी तमाम शिकायतें सुनकर मेरे पति ने शराब की एक बोतल अपने मुंह से लगाई और घट घट पीने के बाद उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया। जिंदगी में मैंने बहुत मार खाई थी, पर जो मार मेरे पति ने मारी थी मैं आज तक नहीं भूली। उस आंटी को मैं एकदम साफ सुथरी चाहिए थी ताकि ज्यादा कीमत मिले। इस लिहाज से मैं महफूज थी। जब मार खा खा कर मैं अधमरी हो गई तब तो आदमी ने उठाकर मुझे साथ वाले कमरे में फेंक दिया। कोठे पर कोई बहुत अमीर आदमी आ गया था तो पूरे कोठे में एक थरथरी मच गई थी। मेरा किसी ने भी ख्याल नहीं किया, सभी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। मेरा दिमाग कुछ भी सोचने समझने के लायक नहीं था। जब मुझे होश आया तो मैं उसी कमरे में पड़ी हुई थी। पूरा जिस्म किसी फोड़े की तरह दुख रहा था। तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि मुझसे करहा भी नहीं जा रहा था। कुछ देर के बाद दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मैंने ना चाहते हुए भी आंखें खोलकर देखा तो सामने एक औरत थी जो मुझे इस हालत में देखकर घबरा गई और जल्दी से आगे बढ़कर मेरे जख्मों को देखने लगी। मैं भी उसे हैरानी से देख रही थी क्योंकि अभी तक जितने लोगों से मेरा पाला पड़ा था वो सभी जानवर थे, नोच खाने वाले जानवर। पर मुझे ये इंसान लग रही थी, इसमें इंसानियत मौजूद थी। मेरे जख्मों को देखकर उसे बहुत दुख हुआ और उसने मुझे एक दवाई खाने को दी। पहले तो मैं उसे हैरानी से देखने लगी, मगर मेरे ऐसे देखने पर वो जल्दी से बोली, मुझ पर विश्वास करो। ना चाहते हुए भी मैंने उस पर विश्वास किया और मैंने हाँ में सर हिलाकर दवाई खा ली। जब मैंने दवाई खा ली तो उसने मुझे एक सफेद चादर दी और कहा, रोज रात को ये चादर ओढ़कर बैठ जाया करो, कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। मैं इससे पहले कि उससे कुछ बोलती वो औरत चादर रखकर वहां से चली गई। मैं हैरानी से ये सब देखने लगी, मगर अब कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय भरोसा करने के या ना करने के। मगर मेरा दिल कहता था कि मैं उस औरत की बात मान लूं। रात को मैंने ऐसा ही किया, वो चादर ओढ़कर बैठ गई। मुझे आज उस कमरे में बैठाया गया था जहाँ पर मेरी इज्जत तार तार करने 3-4 मर्द कमरे में आए और मुझे उस सफेद चादर में देखते ही उल्टे कदमों वापस चले गए। सुबह तक मैं इंतजार करती रही कि कोई आएगा और मेरी इज्जत को तार तार करेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो भी मर्द मेरे करीब आता मुझे एक नज़र देखकर वापस चला जाता। मैं हैरान रह गई कि ऐसा क्यों, भला कौन सा राज छुपा है इस चादर में कि जब मैं इसे ओढ़ूं तो कोई मेरे करीब नहीं आता। सुबह होते ही मैंने उस चादर को छुपा दिया। अब रोज रात को मैं वो चादर ओढ़ लेती और कोई भी मर्द मेरे करीब नहीं आता। सब लोग मुझे देखकर कमरे से चले जाते। मेरी जिंदगी तो आसान हो चुकी थी। मैंने आंटी से कह दिया कि अब मुझे धंधा करने में कोई परेशानी नहीं है, जिसे सुनकर वो बहुत हैरान हुई और खुशी से मेरा माथा चूम लिया। मुझे उसी दिन नए कपड़े, जेवरात और बहुत से फल भी दिए ताकि खा पी कर मैं अपनी सेहत अच्छी बना सकूं। मैं ये सोचने लगी कि अगर इनकी बात मान जाऊं तो कितना ऐश करूंगी, मगर इज्जत नहीं रहेगी और इज्जत के बगैर मेरा वजूद भी किसी काम का नहीं। शाम तक मैं अपनी इस नई जिंदगी के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी क्योंकि मैंने उनकी बात मान ली थी तो वो भी मेरी हर बात मान रहे थे। मेरे कहने पर उन्होंने मुझे वही कमरा दे दिया। शाम को जब मर्दों के आने का वक्त हुआ तो मैंने फुर्ती के साथ वही चादर निकालकर ओढ़ ली और बैठ गई, पर मेरे करीब कोई नहीं आया और मैं खुशी से निढाल हो गई। अगली सुबह किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा और नौकरानी के हाथ मेरे लिए अच्छा खाना और फल वगैरह भेज दिए गए। अभी तक उन्हें कुछ नहीं पता था कि मैं उनके साथ धोखा कर रही हूँ। एक रोज मेरी तबीयत बहुत खराब थी।
मैं वैसे ही लेटकर सो गई। उस रात मैं चादर ओढ़ना भूल गई थी, लेकिन तब अचानक से तूफान आ गया जब मेरे कमरे में एक साथ 13 मर्द दाखिल हुए और मुझे घूरने लगे। देखते ही देखते उन लोगों ने मुझे धक्के मारकर उस कमरे से निकाला और एक दूसरे कमरे में ले गए, जहां पर वो आंटी भी मौजूद थी। मुझे देखते ही बोली, अगर हमसे धोखा कर रही थी तो कम से कम अपनी इज्जत ही बचा लेती, मगर नहीं, जब तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह ही नहीं तो हमें भी नहीं। आज की रात ये 13 मर्द तुम्हारे साथ गुजारेंगे। और वो आंटी मुझे उन भूखे कुत्तों के आगे फेंक गई। पूरी रात उन मर्दों ने मुझे रश्क करने पर मजबूर किया। मैं घुंघरू बांधे नाचती रही, मगर उनकी बात नहीं मानी तो मुझे वहां बचाने वाला कोई नहीं था। अगर एक पल के लिए भी मैं रुकती तो वो मर्द मुझे पीटते थे और मेरा बाल खींचने लगते। पूरी रात मैं नाचती रही, वहां मुझ पर रहम करने वाला कोई नहीं था। अपनी इज्जत के लिए मेरे पैर रात भर थिरकते रहे और मैं हक्का बक्का अपने आप को बर्बाद होते देखती रही। वो सुबह मेरे लिए रिहाई की सुबह थी। 2 हफ्तों तक मैं कोमा में रही और मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं बार बार होश में आती और फिर बेहोश हो जाती। करीब 1 माह बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली। छुट्टी मिलते ही मैं कोठे पर वापस आ गई, मगर आज मुझे बेइज्जत करने वाला कोई नहीं था। उस बड़ी उम्र की औरत ने मुझे अपने साथ एक तख्त पर बिठाया और मेरा माथा चूमा। इतनी देर में साथ वाले कमरे से एक औरत बाहर निकली। मैंने उसे गौर से देखा तो पहचान गई, ये वही औरत थी जिसने मुझे वो सफ़ेद चादर दी थी। आपने दी थी वो चादर, और उस रात को मुझे ऐसा लगा कि मेरी दिमागी हालत खराब हो गई। काजल, तुम एक बहुत हिम्मत लड़की हो। हमने तुम्हारा इम्तिहान लिया था जिसमें तुम पास हो गई हो। अब तुम्हें यहाँ से जाने को कोई नहीं रोकेगा, मगर तुम यहाँ रहना चाहो तब भी तुम पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। मैं नासमझी से उस औरत की बातें सुन रही थी। आप कौन हैं? मैंने वो सवाल पूछ लिया जो मैं पूछना चाहती थी। ये कोठा मेरा है। एक रोज मैं भी यहाँ तुम्हारी ही तरह लाई गई थी। मेरा पति भी बिल्कुल तुम्हारे पति की तरह ही मुझे यहाँ बेच गया था, मगर उस वक्त मैं अपनी इज्जत नहीं बचा सकी क्योंकि मेरे पास मौका नहीं था। पर मैंने सोच लिया था कि जल्द ही इस कोठे की मालकिन बनूंगी और ऐसी आने वाली लड़कियों को बचने का एक मौका ज़रूर दूंगी। अगर वो उसमें कामयाब हो गई तो ठीक है, उन्हें जाने दिया जाएगा, और अगर नाकामयाब हुई तो उन्हें भी वही करना होगा जो इस कोठे पर आने वाली हर लड़की का मुकद्दर होता है। मैं नासमझी से उसकी बात सुनती रही। अभी मैं उस चादर के बारे में कुछ समझ नहीं सकी थी, और वो चादर जो मैंने तुम्हें दी थी, वो चादर हम यहाँ आने वाली हर उस लड़की को देते हैं जो बेतहाशा मार खाने के बावजूद भी इस काम के लिए तैयार नहीं होती। उसे अपनी इज्जत की परवाह होती है, इसलिए हम उसे एक मौका देते हैं। ऐसी बहुत कम लड़कियां होती हैं जो मार खाने के बावजूद भी ना माने, जैसे कि तुम नहीं मानी थी। जब मैंने तुम्हें वो चादर दी थी तो सभी मर्दों को समझा दिया था कि जिस कमरे में भी सफेद चादर में लिपटी हुई लड़की हो, उसे कुछ भी नहीं कहना और उसे हाथ तक नहीं लगाना। हम हर उस लड़की को वो मौका देते हैं जो इतनी मार खाने के बाद भी उसे सिर्फ अपनी इज्जत प्यारी हो, और फिर देखते हैं कि वो ये चादर ओढ़कर कितने दिन तक अपनी इज्जत बचा सकती है, और 2 हफ्तों बाद उसकी चादर गायब कर देते हैं। मगर तुम वो चादर लेना भूल गई। फिर तुम्हें एक अलग से मौका दिया गया उन मर्दों के साथ पूरी रात नाचने का, और वो भी 13 मर्दों के सामने। कुछ लड़कियां तो खुद ही अपनी चादर उतार देती हैं, नहीं तो हम उन्हें गायब करके जब उन्हें आखिरी मौका देते तो वो डगमगा जाती हैं और उन्हें हमारी बात माननी पड़ती है। पर तुम डगमगाई नहीं, बल्कि डटी रही। पूरी रात नाचने के बावजूद तुमने अपनी इज्जत को बचाने के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया, तो आज हम तुम्हें अपने कोठे से आज़ाद करते हैं। मैं उनकी बात सुनकर रो पड़ी। आखिरकार इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद मेरी जिंदगी भी आसान हो गई थी, वो आसानी जो मैं आज तक ढूंढ रही थी। उन लोगों से कहकर मैं उसी कोठे पर रहने लगी, और मुझे सबसे ऊपर वाली मंजिल में एक अलग से कमरा दे दिया। मेरे पास कोई नहीं आता। यहाँ की मालकिन मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगी ताकि मेरी शादी करके वो मुझे यहाँ से विदा कर सके, पर मैंने शादी से इनकार कर दिया। अब अगर जिंदा रहना ही था तो क्यों ना वहाँ रहती जहाँ किसी को मेरे होने से कोई परेशानी नहीं थी। भले ही ये कोठा था, पर यहाँ पर मेरी इज्जत भी सुरक्षित थी। अब आप ही लोग बताएं कि क्या ये फैसला करके मैंने अच्छा किया था या नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी।
कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।